नीलेश जी, क्या हुआ? कैसे ये मन में तब्दीली हुई और कैसे ये एफिडेविट तैयार हो गया? दिशा के पिता ने कैसे अपना मन बना लिया कि हमें न्याय पाना है? देखिए, सबसे पहली चीज, दिशा के पिता ऑब्जर्व कर रहे थे क्या एक्टिविटी हो रही है मीडिया में, और खास करके उनके वर्ड है क्यूआई नेटवर्क आशुतोष पाठक जी को हम सुनने के बाद में हमको ये आशा होगी कि ये पर्सन जो है ये ऑनेस्ट है, ब्रेव है और ये मैनेज नहीं हो सकता है। ऐसा जब उनको ये कॉन्फिडेंस उनके मन में आया, फिर उन्होंने आपसे तो बात किया, आपके चैनल पे आए और वो रशीद खान पठान साहब का पिटीशन, अपना काम, कोर्ट के डेवलपमेंट सब देख रहे थे। अब उसके बाद में जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, कुछ चीजें हम बताएंगे नहीं, और जरूरी भी है कि वो जो इसमें जिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी और आई विटनेसेस ने जो इसमें रोल अदा किया वो हम बताएंगे नहीं, वो आइन वक्त पे रखेंगे उनको ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक देने के लिए। तो वो विषय हुआ। फिर अपने जो वकील साहब है ईश्वर लाल जी अग्रवाल एंड टीम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एफिडेविट तैयार किया। और इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने जो डिमांड की है कोर्ट में, इस पीआईएल के अंदर में एक एप्लीकेशन लगाया है। उन्होंने कहा कि पिटिशनर को डायरेक्शन दी जाए कि इसमें हमको को पिटिशनर कर ले। मतलब अभी पिटिशनर दो रहेंगे, एक रहेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन रशीद खान पठान, और पिटिशनर नंबर 2 रहेंगे दिशा सालिया एंड उनके फैमिली वाइफ जो भी है। तो ये इस तरह से ये अभी पिटिशन कन्वर्ट होने वाली है पीआईएल। तो मेरे ख्याल से ये आरोपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, और ये उन तथाकथित पेड़ जो उनके या तो पेड़ थे या तो कुछ बेवकूफ थे जो सवाल उठा रहे थे पूरे प्रोसेस पे, या फिर जिनको लॉ नहीं समझता था, ऐसे भी लोग होंगे, तो उनको सबको इस स्टेप से जवाब मिल गया है। तो दिशा के पिता के इस एफिडेविट का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया है अब इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि 5 साल तक तो ये कहा जा रहा था, संजय राउत के आपने कई बार बयान सुने होंगे, शिवसेना के कई नेताओं के बयान आए थे कि भाई जब दिशा के माता पिता नहीं चाहते हैं तब कौन ये खामखा ये आना चाहते हैं। उस लिहाज से इस पिटीशन का और इस एफिडेविट का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने तो पहले क्लियर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है, लोकस कोई मायने नहीं रखता है, तीसरा व्यक्ति भी क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो इफ्स बर्ड्स किंतु परंतु सब तो खत्म हो गए हैं। अब सीधा है एक उस लड़की का पिता जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, वो कोर्ट के सामने है, एक सीनियर सिटीजन, और वो न्याय मांग रहा है। अब ना तो सरकार ना तो कोर्ट, इनको वो जो लूप होल्स थे वो लूप होल सारे बंद हो गए। अभी सिर्फ टू द पॉइंट की बात होगी। और अभी कैसा है कि इनके एफिडेविट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इस केस में इन्होंने क्या कहा है कि जो देखिए, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए किशोरी पेडनेकर इनके घर पे गई, जो उस समय मुंबई की मेयर थी। उन लोगों ने खुद ने ही कंप्लेंट बनाकर लाया नीतीश राणे जी के खिलाफ, इन लोगों का साइन लिया, फाइल किया, तुरंत एफआईआर रजिस्टर भी करवा दिया, इनको पता भी नहीं, और एफआईआर रजिस्टर करके नोटिस भी चला गया नीतीश राणे और नारायण राणे जी को, और उनको पूछते तुम्हारे पास सबूत क्या है बताओ। तो ये जो हुआ था
और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि दिशा सालियान के माता पिता को ये केस आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है, और इसको उनके जो पेड मीडिया थे और राजदीप सरदेसाई जैसे जो लोग थे, जो इसको मतलब ऐसी चीजें को नैरेटिव बना बना के पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, आरोपी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ये सब के मुंह पे तमाचा है। और सिर्फ तमाचा नहीं है लॉ की भाषा में, इसमें ये सब आरोपी बनेंगे सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी रीड विद सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये सब आरोपी बनने वाले हैं, और इसमें न्यूज लॉन्ड्री भी आरोपी बनने वाला है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है, अभी ये इसकी कई चीजें बाहर नहीं बताई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग बता रहे हैं। नहीं तो अब तो अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा चेकमेट हो गया, क्योंकि अभी एप्रीहेंशन हो रहा था। आपको याद होगा कि जब सुशांत के पिता का इंटरव्यू स्मिता प्रकाश के ऑर्गेनाइजेशन एएनआई ने लिया था, तो सुशांत की बहन उस पर गुस्से में थी, और उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज भी था, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा उनको नियंत्रण में रहना चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा कि उनको थोड़ा सा गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए था। कुछ हद तक उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है, जब आपको इस मुद्दे से कुछ पाना होता है, तो इस मुद्दे को उठा देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि पीआईएल के ऊपर भी उन्होंने एक सवाल उठाया था। वो उस तरह का सवाल नहीं था, उनका एक सवाल था कि पीआईएल अभी फाइल हुआ है, उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे एसएसआर वॉरियर ये सवाल कर रहे थे कि पीआईएल का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एडमिशन होना ही था, 100% होना था, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा फुटबॉल खेल सकते थे। तो क्या अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा जो चेकमेट है, जो चेक है, सह है, वो अदालत के ऊपर अब लग गया है। अब वो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो आपकी प्लानिंग चल रही थी पीछे, पहले आपने पीआईएल डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके संपर्क में ये थे और ये करना चाहते थे, लेकिन आपने पहले पीआईएल डाला, और ये जो मास्टर स्ट्रोक है अब कि दिशा के पिता अब उसी में अपना प्रेयर लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचने का कोई रास्ता आपने दिया है। तो मैं तो आप हैट्स ऑफ कर रहा हूं आपको नीलेश जी, कि एकदम से आप एकदम क्रिकेट खेल रहे थे इस पूरे मामले में। इसको कहते हैं लॉ के हिसाब से आपने सबको पहले कहा कि आ जाओ इधर है इधर है इधर है। वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का चलता है ना एक मसाला का, कि इधर है इधर है, तो आपने कहा कि इधर पीआईएल है और इधर आपने एफिडेविट लगा दिया। तो अब कोर्ट के बचने का रास्ता नहीं है। अभी किसी के बचने का रास्ता नहीं है। आप एक गौर कीजिए कि सिटीजन कोर्ट लगा था, देखिए उसके बाद में पीआईएल फाइल हुआ। हमको हम ये सब टेस्ट कर रहे थे कि ये राक्षस की जान कौन से तोते में, वो कौन सी चीजें क्या। तो आपने गौर किया, जिस दिन रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई पे कंटेम्प्ट फाइल हुआ, उस दिन भागे भागे कौन आ गए, आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए, पहली बार बाहर निकल के आए। वो कभी नहीं तो कोर्ट में गए नहीं थे। तो ये जो चल रहा था ना सब, इन ठीक है कई स्ट्रैटेजी अभी बाजी में रखते, लेकिन जब हो गया आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए, उनको जो बोलना था एफिडेविट में बोल दिया। उसके बाद में हमने लगाया कंटेम्प्ट का और परजुरी का प्रोसिक्यूशन आदित्य ठाकरे पे। आपने झूठा एफिडेविट दिया है। अब वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि हमने तो दिशा के पेरेंट्स को मैनेज कर दिया है, हमने तो उनसे लिखवा के ले लिया है। उनको ये मालूम था नहीं कि आगे क्या होने वाला है और क्या। तो हमने कहा कि सारे उनके हथियार कवच कुंडल जितने थे सब उतार लिए, अब आ जाओ मैदान में। तो ये जो हुआ, अधिकतर एसएसआर वॉरियर यही बोल रहे थे कि दिशा के माता पिता तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुशांत की बहनें नहीं बोल रही हैं, उनके फादर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस केस का कुछ नहीं होगा। तो ये माहौल बनाया जा रहा था। हाँ सुनिए क्या है, इनके पास में आदित्य ठाकरे के पेड वो ट्रोलर्स और मैसेज बनाने वाले वो सब टीम रहती है उनकी। वो जाकर अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, ये
डिस्करेज करो, मिसगाइड करो, ये करो, वो सब, किसी को गालियां दो, किसी को, सब चलते रहता है उनका। अब आप एसएसआर वॉरियर की बात कर रहे तो एसएसआर वॉरियर करके जो यूट्यूब चैनल है, उसमें राहुल करके है, सेंसिबल पर्सन है, तो वो एक अच्छी सेंसिबल बातें करते हैं। बाकी जो कुछ कुछ रहते हैं ना, अभी आप देखो, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, या तो बेचारों को कुछ को लॉ का नॉलेज नहीं रहता, कुछ कुछ क्या रहते हैं, इतने ओवर होशियार रहते हैं, या तो आता कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही वहां झाड़ने आ जाता, अरे ऐसा नहीं यार, वो सब ऐसा हो रहा है, ये वो हमसे भी पूछते सुशांत रहते हैं, तारीख बताइए, हियरिंग की तारीख तारीख बताइए। बताइए, करे वो करे, तो उसमें एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। मुझे एक ऐसा ही विषय आया था, तो मैंने कहा एक सिंपल चीज, ये हमारा केस है, हमको पता है हम कैसा लड़ना है, आपको लगता है आप आपका अलग केस डाल दो, हमको मत पूछो आप। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था। पर दूसरा एक बताता हूं मैं, क्या होता है कि एक ऑटो चलाने वाला था, उसने ऑब्जेक्शन लिया, बोले प्लेन का पायलट बराबर नहीं है। तो पायलट ने पूछा, भाई क्या गलती हो गई मेरे इसमें? वो बोले आप ना, बोले ऐसा नहीं उड़ते हो, आप जब टेक ऑफ करते हो तो आप ऐसा टेक ऑफ करते हो, बोले तो बोले आपने ऐसा उड़ना चाहिए था, बोले तो आपको नहीं आता है, बोले ओ प्लेन उड़ाते। तो ये जो रहता है, वो जो ऑटो चला रहा है उसने ऑटो के बारे में बात करना। मैं ये नहीं कहता कि ऑटो चलाने वाले को प्लेन का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर बोलना तो सेंसिबल बोलना। तो ये अभी कोर्ट में वकील क्या कर रहा है, वकील को बेहतर मालूम है। तुमको अगर एक्स्ट्रा होशियार हो तुमको लगता है तुम बहुत ही बड़े ब्रिलियंट हो, तो जाओ कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, तुम्हारा तुम लड़ लो। तो ये, लेकिन अब ये आते हैं, अच्छा हो कि अपने टीम में से कोई भी। अब नीलेष जी आते हैं 2022 अप्रैल महीने में, जहां से इस पूरे स्टोरी को मैनेज करके पहली बार रोहन रॉय कैमरे पर आया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले शुरुआत किया था, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, उनके जो मालिक हैं अरुण पुरी, उनकी बहन जो हैं, उन्होंने शुरू किया था। और वो मधु त्रेहान करके हैं, वो आजकल नरेश त्रेहान की पत्नी हैं वो। तो मधु त्रेहान ने ये न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया था। अब ये न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर पहली बार रोहन रॉय अपियर होते हैं, और वो दिशा के माता पिता के साथ अपियर होते हैं। और वहीं से ये स्टोरी को प्लांट किया गया कि ये मीडिया वाले जो हैं वो गलत ट्रोल कर रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं, दिशा ने सुसाइड ही किया था, ये रोहन रॉय ही था। और उसके पहले जो किशोरी पेडनेकर जो गई हैं और उनसे जो एप्लीकेशन पे साइन करवाया है, वो सब क्या उसने इस पिटीशन में इसका भी जिक्र हुआ है क्या? ये सारी चीजें अभी आप देखते जाइए, इसमें वो न्यूज लॉन्ड्री हो, रोहन राय हो, और खास करके वो पर्सन मिस्टर सतवंत सिंह, जो उस न्यूज लॉन्ड्री पे आकर इंटरव्यू दे रहा है कि देखो मालवनी पुलिस बहुत अच्छा इंक्वायरी किया, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, आप लोग उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि आप एक नैरेटिव में फंसे हुए हो। मैंने मेरे लेवल पे बहुत ट्राई किया, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये दिशा की बदनामी की जा रही है। तो ये जो मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहा था ना, वो अब ये सारे मगरमच्छ के आंसू जिंदगी भर बोलना, देखो बराबर कोर्ट में, जेल में, जैसा जहां उसको कोर्ट भेजेगा वहां जाकर बहाने के, कुछ बातें बोल नहीं रहा हूं मैं अभी, बहुत जल्दी इसमें होगा। ये अभी वो लीगल व्यक्ति तो सर्विस अद्भुत है नीलेष जी, वो तो बनारस से वो कह रहा है कि हम पहुंचे कैसे, उसका क्या कहानी है? वो तो हाँ बिल्कुल हाँ फंसता हाँ, हुआ दिख रहा यस यस, वो ये कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने वाला विषय देखिए। अभी अभी दिशा सालियान का डेथ होता है। दिशा सालियान के डेथ के समय इंक्वायरी के लिए बिहार से विनय तिवारी जी आते हैं, आईपीएस, जो सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस को बोलते हैं आप दिशा सालियान की केस की फाइल हमको दो। जैसा वो व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर मुंबई में एंट्री करता है, उसको उठा के डिटेन कर दिया जाता है आईपीएस अधिकारी को।
बल्कि वो पूरा बात करके कम्युनिकेशन करके आए थे कि मैं आ रहा हूं और सरकार का जिम्मेदारी था उनको हेल्प करना। तो अच्छा क्यों किया? तो यही किशोरी पेडनेकर के वो जब मेयर थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि हमारा कोविड प्रोटोकॉल है, बाहर से जो आता है उसको हम 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, डिटेन करते हैं। उनके हाथ पे स्टैम्प मार दिया गया। सारे मीडिया चैनल ने दिखाया था, ठीक है। उसी टाइम में ये सतवंत सिंह आता है और इंटरव्यू में बोल रहा है, ये जो न्यूज लॉन्ड्री का न्यूज है ना, ये न्यूज लॉन्ड्री के जो तथाकथित मालिक है और जो इस केस में इन्वॉल्व है और ये पर्सन सतवंत सिंह, इन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी काम का है और इसके थ्रू मालवनी पुलिस एंड तथाकथित तब के उद्धव ठाकरे के लोग और आदित्य ठाकरे के लोग और सरकारी अधिकारी को एक्सपोज करने के लिए भी अच्छा है। तो सतवंत सिंह आता है बनारस से फ्लाइट से, मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो खुद इंटरव्यू में कह रहा है पुलिस के साथ में रह के पूरा इंक्वायरी कंक्लूड करता है। और उसका देखो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पुलिस दिशा के माँ बाप को उसकी ना डेड बॉडी देखने देती है, ना उसके कपड़े देती है, ना उसका मोबाइल देती है। सतवंत सिंह को कपड़े देती है उसके, और बोले रोहन राय को मोबाइल देती है। ये कौन से लॉ के तहत दिया भैया आपने? कोई बात नहीं, अब ये काम कर रहा है वहां पर, तो इसको वो क्वारंटाइन का कोविड प्रोटोकॉल का रूल इसको लागू नहीं होता है क्या? तो ये एक स्पेसिफिक प्रूव करता है जो कॉन्स्पिरेसी थी। इसी ग्राउंड पे अरेस्ट होंगे ये सब। अभी अभी देखते जाइए, वो मालवनी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, ये सतवंत सिंह, ये सब लोग देखिए क्या है, मिस यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, पब्लिक फंड मिस यूटिलाइजेशन टू सेव द अक्यूज्ड। एक आरोपी जो उस समय महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उसका पिताजी उस समय चीफ मिनिस्टर था। तो ये लोग सरकारी मशीनरी जो बनाई गई है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये लोग 409 रीड विथ 120B 107 109 ऐसे अमेंडमेंट बाय एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, तो इन लॉ के तहत ये सब लोग उम्र कैद की सजा के हकदार है। ये सिर्फ एक ग्राउंड पे, बाकी अलग, बाकी ऑफेंस अलग।